I am Veer Pratap Singh, secured rank 92 this year CSE 2018। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। पहले मैंने इंटरव्यू देता रहा, इस साल फाइनल हो गया। तो आई वुड लाइक टू शेयर माई जर्नी टिल दिस सक्सेस ऑफ दिस सिलेक्शन दिस ईयर। तो पहले तो मैं यही कहूँगा कि जब भी तैयारी शुरू करते हैं, बिगिनर्स हैं, समझ नहीं आ रहा करना क्या है, कि यूपीएससी करना है, क्या करना है, पहले तो ये डिसाइड करो कि यूपीएससी करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। और जब भी करना है कि यूपीएससी करना है तो सबसे पहला तो ये है कि सिलेबस देखो। दूसरा ये है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, उस सिलेबस से कैसे आते हैं, कैसे सेट हो रहे हैं। थर्ड देखो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या हैं, कि वो उसके हैं भी नहीं भी, यूपीएससी जो चाह रहा है वो स्ट्रेंथ हैं, वो कहीं वीकनेसेस तो नहीं है कि वो पार्ट पढ़ाया नहीं जाता, खुद से पढ़ा नहीं जाता। जैसे होता है कुछ कुछ के साथ कि समझ नहीं आ रहा है, कि कोई कहता है कि मुझे हिस्ट्री बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इन यूपीएससी यू कांट डू दैट, यू हैव टू हैव अ गुड कमांड ओवर ऑल द सब्जेक्ट्स। तो ये है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, जीएस बहुत अच्छा लगता है, कोई सब्जेक्ट ऐसा भी है कि जो बहुत अच्छा लगता है, एंड दैट विल बी योर ऑप्शनल। तो ये सारी चीज़ें देखना है पहले, कि मेरी अच्छे से बैठ लेता हूँ, मैं अच्छा पढ़ लेता हूँ, राइटिंग मुझे अच्छा लगता है कि मैं 3-3 घंटे का राइटिंग कर सकता हूँ। मेंस में लिखना पड़ेगा, 3-3 आवर्स के 9 पेपर्स होंगे, तो वो सब देखना है। उसके बाद सारा देख लिया, अपनी कॉम्पेटेबिलिटी देख ली, दैट आई कैन डू एंड आई विल मेक इट टू द यूपीएससी, तो ठीक है। फिर उसके बाद शुरू होता है कि अब पढ़ना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि मैंने यूपीएससी तो चूज कर लिया, लेकिन अब किधर जाना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो पहले ये डिसाइड करो कि सिलेबस ये है, और जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कितने उसके कंटूर्स जा रहे हैं, उसका फ्रेमवर्क बना लो कि ये है मेरा एक, और मैं यहाँ तक जाऊँगा, वो अपने डिसाइड कर लो। एनसीईआरटीज पढ़ो पहले, 1 महीने पढ़ो, 2 महीने पढ़ो, 9th से पढ़ लो, 6 से पढ़ लो, 6 से 9th तक कुछ होता नहीं है तो एक सिंपल रीडिंग दे दो स्पीड से। उसके बाद क्या करो कि 9th के बाद थोड़ी ठीक से पढ़ो, कंटेंट होता है, 11th 12th में काफ़ी कंटेंट है। एनसीईआरटी सारी पुरानी वाली पढ़ना, जो 2006 से पहले चलती थी, वो जेरोक्स मिल जाती हैं सारी। तो जब एनसीईआरटी पढ़नी तो काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा कि ऐसा ऐसा है, ये सब पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, मुझे ऐसे करने हैं। उसके बाद तुम बड़े अच्छे से समझ पाओगे कि मुझे इतना पढ़ना है, और एक ब्रॉड फ्रेमवर्क मैंने बना लिया, ये मेरे कंटूर्स हैं, ये मेरी लिमिट्स हैं, अगर इतना तो मुझे करना ही है, अगर इफ टाइम अलाउज देन आई विल गो बियॉन्ड दिस। तो ये होना चाहिए कि टाइम है तो करूंगा, नहीं पहले मैं इतना करूंगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा ये है और ये मैं पूरा करूंगा, उसके बाद ही कुछ करना है। तो वो डिसाइड कर लिए कि मेरे को ये हैं, सारे सब्जेक्ट हैं। जैसे प्रीलिम्स से स्टार्ट करें तो प्रीलिम्स में 7-8 पॉइंट लिखे हुए हैं उन्होंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, आईआर है और करंट अफेयर्स हैं। सबका अलग अलग तैयार करो कि मुझे किस पार्ट में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में मुझे क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है। तो प्रीलिम्स के लिए सारे पॉइंट्स देख लो, लेकिन मेंस के लिए देख लो कि वो 20-20, 18-18 पॉइंट चारों पेपर में लिखे हुए हैं कि ये मुझे कवर करना है। तो करना क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि स्टार्टिंग से प्रीलिम्स मेंस अलग कर दे। मैं क्या करता था, मैंने कभी ये नहीं सोचा, मैंने कोचिंग ली थी, जिससे भी कोचिंग ली उस कोचिंग में मैंने पूरी पढ़ाई की। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं प्रीलिम्स कर रहा हूँ, मेंस कर रहा हूँ। मुझे लगता था कि मैं यूपीएससी कर रहा हूँ, फाइनल मुझे यूपीएससी जाना है। तो मैं सारा पढ़ता रहा, सब कुछ पढ़ रहा था, कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहा था, जो मैक्रो फैक्ट्स थे, मैक्रो डेटा था, कमेटीज थी, एक्ट्स थे, बिल्स, वो सारे पढ़ रहा था। कभी ये नहीं सोचा कि प्रीलिम्स देना है मुझे या मेंस लिखना है। अभी आराम से 1 साल पढ़ो, 8-9 महीने। उसके बाद जब लगता है कि प्रीलिम्स अब आ रहा है, अब प्रीलिम्स है 2 जून का है जैसे, तो उसके 3 महीने पहले मैंने 3 महीने दिए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में पता नहीं होता, पेपर भी लगता है बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी आ सकता है। लास्ट ईयर को देखो तो लगता है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ये फिर जब 3 महीने बचते हैं तो तब से मैंने सेग्रीगेट किया कि मुझे ये करना है प्रीलिम्स। अभी प्रीलिम्स है, इसके बाद में मेंस देखूंगा, प्रीलिम्स होगा उसके बाद ही मेंस आएगा। तो प्रीलिम्स में मैंने पूरा फोकस किया। और प्रीलिम्स में क्या था कि प्रीलिम्स से पहले मैं ये बता दूं कि मतलब तब तक जो स्टार्टिंग के 8 महीने 10 महीने और पूरी 1 साल जो मैंने पढ़ाई की, जो किताबें थी वो कौन कौन सी पढ़ी, ताकि प्री मेंस एक साथ चलता रहे, कोई सेग्रीगेशन ना हो। उसमें मैंने जैसे बता दिया, ब्रॉड कंटूर्स थे, बुक्स थी, मैगजीन्स थी, न्यूज़पेपर हो गए, ये सब पढ़ने हैं, क्लास नोट्स पढ़ने हैं, नोट्स बनाने हैं। वो जो होगा ना, दैट विल बी वेरी इंटेंसिव पीरियड, यू विल हैव टू वर्क अ लॉट, यू विल हैव टू पुट इन एटलीस्ट 8 आवर्स रेगुलरली, कंसिस्टेंटली। तो मेरा तो ये था कि मैं तो कभी दिवाली होली पे 4 साल में घर गया नहीं, या तो प्रीलिम्स के बाद जाता था या मेंस के बाद जाता था, क्योंकि वही थे होली दिवाली, वो हो गए, उसके बाद मैं घर जाऊँगा, उसके बाद फिर मैं घर जाऊँगा। तो कंसिस्टेंटली 8 घंटे का एवरेज आ रहा है, 365 डेज में आ रहा है, तो बहुत अच्छा है, उतने में हो जाता है।
किताब पढ़ी, मैगजीन्स पढ़ी, उनके नोट्स बना लिए, मैक्रो डेटा ले लिए, ब्रॉड हेडिंग्स ले ली, ताकि वो रिवीजन करने में आसानी हो, क्योंकि इतनी सारी मैगजीन हो जाएंगी एक साल में कि वो रिवाइज भी नहीं हो पाती। 10-12 कुरुक्षेत्र हो गई, योजना हो गई, और मैगजीन हो गई करंट अफेयर्स की, सारी कोचिंग्स की हैं, या कुछ और है, पीडी है, या कुछ भी है। तो बुक्स हैं, जैसे बुक्स में मैं आता हूँ पढ़ना। मैंने क्या क्या पढ़ा था कि बुक्स में मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ी, लेकिन मैंने एनसीईआरटी बाद में पढ़ी। एनसीईआरटी कुछ पहले पढ़ी थी, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ी थी। 9th-10th मैंने पहले पढ़ ली थी, 6th 7th 8th मैंने तो कभी नहीं पढ़ी, क्योंकि इतना तो 10th तक पढ़ाई होता है, तो वो इतना हाइंडसाइट में था कि ये सब हो जाएगा, ये है, सब आसान है। तो मैंने जब कोचिंग की तो कोचिंग के नोट्स थे, रेगुलर कोचिंग की कभी मिस नहीं की। टीचर कुछ लोग थे मेरे साथ, कहते टीचर ऐसा पढ़ाता है, वैसा पढ़ाता है, तो लेकिन मुझे तो ये लगता था कि जो पढ़ा रहा है पहले वो पढ़ लेता हूँ, उसके बाद अपना दिमाग लगा लूँगा कि क्या नहीं करना है, क्या करना है। अभी मैं नोट्स सारे कंपाइल कर लूँ, जो नोट्स हैं, जितना भी कंटेंट है वो याद कर लूँ। तो नोट्स बनाता था, हर रोज़ क्लास में गया, नोट्स बनाए अच्छे से, घर पे आके रिवाइज़ किए। तो मेरे रिवीजन की ये स्ट्रेटजी रहती थी कि मैं कम से कम 3 दिन का रिवाइज़ करूँगा। जैसे फर्स्ट डे कोचिंग का है तो मैंने उस दिन रिवाइज़ किया, सेकंड डे जो है वो सेकंड डे वाला किया, फिर फर्स्ट डे वाला भी किया, थर्ड डे भी क्या किया कि मैं थर्ड डे वाला किया, सेकंड डे वाला भी किया, फर्स्ट डे वाला भी किया। फिर उसके बाद फिर ऐसे ही मैं एक एक को छोड़ता जाता हूँ। फोर्थ डे मैंने फोर्थ, थर्ड और सेकंड का किया, फिर फर्स्ट छोड़ दिया, ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है एक एक करके। उसके बाद फिर क्या होगा कि जब ऐसे ऐसे छूटते जाएंगे लेक्चर तो बाद का भूलने लगते हैं। तो उसमें क्या था कि 15 दिन बाद लगभग, आफ्टर ए फोर्टनाइट यू कैन रिवाइज ऑल द लेक्चर्स। फिर वो हो जाता है 15 दिन में बैठे, संडे को होती नहीं है क्लास तो संडे को रिवाइज कर लिया 2 हफ्ते बाद। फिर उसके बाद फिर से वही अपना रिवीजन हो गया 3 दिन वाला। फिर उसके बाद मैं एक और बार रिवीजन करता था कि वो 2 महीने बाद होता था लगभग। जो फर्स्ट लेक्चर था वो मैंने रिवाइज किया, उसके लगभग 2 महीने बाद मैं फिर से जो पुराना हो गया उसको रिवाइज कर लूँगा। इतनी बार रिवीजन से फिर बहुत अच्छा होता है, ज़रूरत नहीं होती बार बार। उसके बाद तो जब बस तुम प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट सीरीज दोगे, अपनी प्रीलिम्स की मॉक्स दोगे सारे, तो उन मॉक्स से पहले रिवीजन कर लेता था। कभी कभी मॉक्स बिना रिवीजन के भी कर लेता था, देखने के लिए कितना आता है मुझे, कि मैं अगर कुछ हो जाए, बीमार हो जाऊँ, कुछ हो जाऊँ प्रीलिम्स, अभी प्रिपेयर्ड फॉर एनी कंटिजेंसी, पता नहीं है क्या हो सकता है। जस्ट बिफोर प्रीलिम्स 4 दिन बेकार हो गए, तो ऐसे में अगर ऑल ऑफ ए सडन बैठना पड़ जाए एग्जाम में, तो कितना है तुम्हें पोटेंशियल, कितना रिटेन कर पाते हो, 60%, 70%। मतलब कभी भी कोई पूछ ले कोई सवाल, सब तो कभी याद नहीं आता है, लेकिन 60-70% है तो बहुत है वो। तो वो इतना रिवीजन हो गया, बाकी मॉक्स के वक्त हो गया। नोट्स का ये था मेरा, नोट्स तो तुम्हारे बहुत ही ज़रूरी हैं, दे विल फॉर्म द बेडरॉक ऑफ योर प्रिपरेशन। यू नीड टू हैव ए गुड कमांड ओवर योर नोट्स, यू कैन नॉट स्किप योर नोट्स। क्योंकि बुक्स बहुत हैं मार्केट में, इतनी सारी हैं कि कुछ याद नहीं रहता। बुक्स 400 पेज की, उनको पढ़ने में एटलीस्ट कोई बहुत स्पीड से पढ़ेगा तो 6-7-8 घंटे लग जाएंगे, वैसे इतना जल्दी कोई पढ़ भी नहीं पाता। तो बुक्स हो गई, एनसीईआरटीज़ हो गई सारी। एनसीईआरटीज़ तो पढ़नी है, 6 से पढ़ सकते हैं 8 तक, उन्हें पढ़ने में कुछ है नहीं, 2-3 दिन में सारी पढ़ जाती हैं। मैं तो पढ़ लेता था बड़े आराम से, मैंने पढ़ी भी नहीं कभी, जब भी देखी वो मन ही नहीं करा फिर मेरा। 9th के बाद से थोड़ा टाइम लगता है, मैं पढ़ता था, आराम से बैठ के पढ़ता था, ये देखता था कि इसका ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एनसीईआरटी कहना क्या चाह रही है, क्योंकि ये पूरे इंडिया में चल रही है, इतने अच्छे अच्छे एमिनेंट राइटर्स लिखते हैं इनको, तो इनका ब्रॉड क्या है और माइक्रो लेवल पे या मैक्रो फैक्ट्स क्या हैं कि जो जो प्रीलिम्स के काम के हो सकते हैं। सारे फैक्ट तो होंगे नहीं काम के, ये तभी पता लगेगा मुझे जब मैं प्रीवियस पेपर्स को रेफर करता रहूँगा लगातार। अरिहंत के 20 ईयर्स पेपर थे मेरे पास, तो मैं उनको बार बार देखता रहता था कि हिस्ट्री में किस तरीके का आ रहे हैं, इकोनॉमी में किस तरीके का आ रहे हैं, तो बड़े आसानी से फिर नोट्स बना लेते हैं। मैं एनसीईआर हमेशा जो भी पढ़ता था उसके नोट्स बनाता था। पढ़ लिया, पहले मैंने एक रीडिंग दी, सेकंड रीडिंग दी, उसके बाद मैंने नोट्स बना लिए। तो नोट्स होंगे मेरे पास, बुक है 400 पेज की, नोट्स होंगे 30-40 पेजेस में ज़्यादा। तो मैं 1/10 रिड्यूस कर देता हूँ नॉर्मली अपने नोट्स को। 400 पेज की किताब है तो मैं 40 पे लिख लूँगा उन्हें, तो 40 पेज को मैं बार बार रिवाइज करता रहूँगा। फिर नोट्स भी हो गए, ब्रॉड हेडिंग्स भी हो गई, वो मेंस के लिए हो जाएंगी। फिर बाद में जब सोचूंगा कि सेग्रीगेशन चल रहा है मेरा, ये हेडिंग्स हो गई, ये नोट्स हो गए, ये सारा रिवाइज हो गया। तो एनसीईआरटी 9th 10th 11th 12th ऑलमोस्ट सारी पढ़ ली थी। नोट्स बहुत अच्छे से याद है मुझे, मतलब हमेशा मैं उन्हीं पर रिलाई करता हूँ। जब कुछ नहीं आ रहा, लग रहा है कि एवरीथिंग इज गोइंग आउट ऑफ माई कंट्रोल, सिंपली आई वो गो टू माई नोट्स उठाऊंगा, फटाफट से पढ़ूंगा, लगेगा कि सब मेरे टॉपिक्स हो गया। बाकी का अब नहीं है याद, वो पता नहीं क्या है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा कभी कभी हो जाता है, बी वेरी मेटिकुलस इन योर प्रिपरेशन, देख के रखोगे टाइम कितना है। मेरे साथ मुझे थोड़ा कम टाइम मिला था क्योंकि मैंने मेंस का बिल्कुल ही प्रैक्टिस नहीं की थी। इसमें प्रीलिम्स से पहले थोड़ा एक दो क्वेश्चन रोज कर सकते हैं, ताकि लगे ना कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा होता है फर्स्ट की समझ नहीं आ रहा है। बहुत अच्छे से करोगे तो फर्स्ट में ही सब हो जाता है। फिर कोचिंग नोट्स होगी,
एनसीईआरटी नोट्स और ये अपने हो गए, एनसीईआरटी हो गई, जो कोचिंग की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जैसे नोट्स वो वही बनाते हैं जो एनसीईआरटीज़ में बेसिक बुक्स में हैं। तो अगर बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट हो, बहुत ही डिसिप्लिन हो, तो घर पे बैठ के ही बना सकते हैं। मैंने प्राइमरीली इसलिए की थी कि बहुत ज़्यादा नहीं था, घर पे बैठ के इतना नहीं पढ़ा जाता था मुझसे। तो मैंने कहा कि नोट्स मिल जाएंगे मुझे, तो नोट्स सारे हो जाएंगे। वो नोट्स के लिए क्या था कि साल भर जाऊँगा, हर रोज़ जाऊँगा, पढ़ूंगा, तो वो कंसिस्टेंसी रहेगी। फिर बेसिक बुक एक पढ़ना, मैंने तो एक ही पढ़ी है, तो मैं यही रेफर करता हूँ कि एक पढ़ोगे तो ठीक रहेगा, कमांड अच्छी रहेगी। एक किताब को 4-5 बार पढ़ लो, लिमिटेड पढ़ो, बहुत बार बार पढ़ो जो सारी चीज़ें याद हो। तो मेरा क्या था कि मैंने अगर जैसे बेसिक बुक है, जैसे मैं बताऊँ हिस्ट्री में बिपिन चंद्र है, ये हो गई स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, तो ये जो पतली वाली है, दो हैं बिपिन चंद्रा की, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो है। तो वो वाली बुक मैंने कई बार पढ़ी है, 3-4 बार पढ़ी है। फिर उसको मैंने समराइज़ करके अपने नोट्स भी बना लिए हैं, प्रीलिम्स मेंस दोनों पर्पज से। नोट्स बनाते वक्त मैं ये जरूर ध्यान रखता हूँ कि किसके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए और मेंस के लिए एनालिटिकल चाहिए, थोड़े कॉन्सेप्ट चाहिए, ब्रॉड चाहिए कि क्या है पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है, किस डायरेक्शन में नेशनल मूवमेंट गया, या किस डायरेक्शन में गांधी ले जाना चाहते थे, या किस डायरेक्शन में कोई और जो थे रिवोल्यूशनरी थे वो किस डायरेक्शन में जा रहे थे, उनकी वजह क्या थी, ब्रॉड पॉइंट्स क्या थे। तो ऐसे नोट्स बना लिए। एक बिपिन चंद्रा है, एनसीईआरटी पढ़ लो चाहे तो, पुरानी वाली या बुक पढ़ लो, दोनों सेम ही लिखी हुई हैं, ऑलमोस्ट सेम है बिल्कुल। ऐसी आर.एस. शर्मा हैं, ये एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैंने सीसीआरटी पढ़ी थी, और आर्ट एंड कल्चर के लिए मुझे किसी ने रेफ़र की थी तो मैंने सीसीआरटी पढ़ ली थी। फिर उसके बाद मैंने कोई नहीं पढ़ी, क्योंकि सीसीआरटी में भी इतना है कि आर्ट एंड कल्चर ऑलमोस्ट कवर हो जाता है, लेकिन सीसीआरटी में मुझे ये दिक्कत जो लगी थी वो ये थी कि बहुत डीप है वो, उसमें इतनी ज़्यादा डिटेल्स हैं कि सारे डांस दे रखे हैं, क्लासिकल म्यूज़िक दे रखे हैं, उनकी इतनी डिटेल्स हैं कि वो पढ़ते रहो, कुछ समझ नहीं आता एक तो कि वो क्या है इतनी। बट वो ब्रॉड पढ़ लिया था, वही आता है लगभग प्रीलिम्स में। बाकी जो मेंस में आता है वो तो बड़ा ही होता है, ठीक होता है, लिख सकते हैं आराम से। मिडविल मैंने कभी पढ़ी नहीं, आज तक मैंने मिडविल हिस्ट्री ना एनसीईआरटी पढ़ी ना कोई और बुक पढ़ी, क्योंकि वो इतनी फ्रस्ट्रेटिंग लगती थी मुझे तो कि इतनी सारी डायनेस्टीज, इतने सारे रूलर्स, कौन याद रखे, क्वेश्चन एक ही आना होता है। मेंस में एक आया था वो मैंने छोड़ दिया था, प्रीलिम्स में 1-2 आता है, तो मैं तो यही सोचता हूँ कि इतना मिडविल पढ़ूंगा, इतना मैं इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पढ़ लूँगा, उसमें 1-2 सही हो जाएगा। मिडविल मैंने कभी पढ़ी नहीं। और बुक्स बहुत हैं, जैसे मैंने सीसीआरटी पढ़ी तो बहुत लोग नितिन सिंघानिया पढ़ते हैं। जिसने नितिन सिंघानिया पढ़ लिया है वो नितिन सिंघानिया पढ़ ले, क्योंकि उसमें बहुत दे रखा है। मैंने पढ़ी नहीं है बुक, बट मैंने उसको देखा है, उसको रिव्यू किया था, मैं खरीदने भी गया था, लेकिन मुझे कुछ उसमें ऐसा लगा नहीं कि इसमें पढ़ना है ज़्यादा। तो नितिन सिंघानिया जिसने पढ़ लिया वो नितिन सिंघानिया से स्टिक करे कि यही बहुत है मेरे लिए, कि बार बार पढ़ ले, 3-4 बार पढ़ ले, नोट्स बना ले उसमें से। कुछ कहते हैं नितिन सिंघानिया में ऑलरेडी इतनी हेडिंग्स हैं, सारा वो नोट्स ही लगते हैं, वो नोट्स ही प्रिंट हैं, है ऐसा। बट फिर भी प्रीलिम्स के हिसाब से या मेंस के हिसाब से अपने आप से, अपने डिस्क्रिप्शन से देखोगे तो अच्छे से तुम्हें समझ आएगा। जैसे एक सेइंग भी है, इफ़ यू नो योर सेल्फ नो योर एनिमी यू विल विन ऑल द वर्स, यू नो योर सेल्फ डोंट नो योर एनिमी यू विल विन half the times, you don't know yourself nor your enemy you will lose every time। तो वही है कि तुम्हें पता है कि मुझे तो मेरी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, मैं ये कर लूंगा। यूपीएससी का कभी कभी पता होता है, कभी कभी नहीं पता होता, इसीलिए कोशिश करो कि यूपीएससी को समझ पाओ कि किस क्या चाहता है, क्या है, वो पकड़ लिया तो काम आसान आ जाएगा। फर्स्ट कैटेगरी में आ जाओ, खुद को भी जानते हो, यूपीएससी को भी काफ़ी हद तक जानते हो, तो वो आसान हो जाता है। दूसरा क्या है, खुद को जानते हो, यूपीएससी बिल्कुल नहीं पता क्या करना है, तो फिर चांसेस रहते हैं कि इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो। थर्ड तो बड़ा ही वो है कि खुद को भी नहीं पता, दूसरा भी नहीं पता, तो फिर फायदा ही क्या अटेम्प्ट देने का। खुद को हमेशा से यूपीएससी पता है कि ये पूछेगा, लगभग पैटर्न यही है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, ऐसा लगता है, ऐसा भी नहीं है। प्रीलिम्स से मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई, मेंस में हुई, मैं हर बार इंटरव्यू तक गया, लेकिन वो मेरी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, ऐसा नहीं था कि कंटेंट नहीं पढ़ा मैंने, नितिन सिंघानिया नहीं पढ़ी है। बाकी बताऊंगा, मैंने बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़ी हैं, बहुत छोड़ी हुई हैं। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है, फिर उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या था कि कोचिंग नोट्स पढ़ लिए थे, बाकी एनसीईआरटी पढ़ लो 11th-12th में, जो है बहुत ज़्यादा दे रखा है उनमें, एक क्वेश्चन आना होता है, वही पता नहीं कहाँ से आएगा, तो बेटर है उसको कम टाइम डिवोट करो, मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा करो और एक आर्ट एंड कल्चर पे ज़्यादा करो। क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो इस साल नहीं आए थे, वो कभी कभी हो जाता है। दूसरा, ज्योग्राफी में नोट्स पढ़े प्लस एनसीईआरटी पढ़ी। एनसीईआरटी मैंने मेंस के लिए कमी पढ़ी थी ज्योग्राफी की, उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, बट मैंने जो एनसीईआरटी थी उनके 8-10 पेज पे जो फैक्ट थे, जैसे कि ये अंडमान निकोबार में सारी पीक्स दे रखी हैं, सैडल, देवालो, और ये सारी जो 4-5 हैं, ऑर्डर में देख ली, नॉर्थ टू साउथ कौन कौन सी हैं, हाइट वाइज कौन सी हैं, लगाने को आ जाए प्रीलिम्स में पता नहीं है।
फिर उसके बाद जैसे फिर मैंने देखा कि 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, ये सारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं, फैक्चुअल है, आते हैं यूपीएससी पूछ लेता है कभी भी, प्रीवियस ईयर पेपर्स में खूब आए। अभी एक्टिव वॉल्केनो कहाँ है, इस साल ही पूछा था कि पोर्ट ब्लेयर से कितनी दूर है, तो वो सब पढ़ लिया था एनसीईआरटी से, तो बड़ा आसान हो गया था। बस इतना ही पढ़ा था मैंने एनसीईआरटी से कि मैंने पढ़ लिया कि ये है, 10-12 नोट्स पे मैंने एनसीईआरटी के वो लिख लिए थे ब्रॉड कि ये नदी कहाँ से है, ये रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, किधर जा रही है, ब्रॉड फ्रेमवर्क। बाकी का मैं मैप देखता रहता था। मैप का बताऊंगा मैंने कितना देखा है मैप। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी होगी, जीसी लियोंग बताते हैं सब, मैंने कभी नहीं पढ़ी। 2 चैप्टर पढ़े थे, उसके बाद मेरा मन नहीं हुआ उसे पढ़ने का। वो उसमें मुझे कुछ लगा ही नहीं कि इसमें कुछ बहुत कुछ है। नोट्स में ठीक था, एनसीईआरटी में इतना है ही, एनसीईआरटी ठीक है, तो मैंने जीसी लियोंग नहीं पढ़ी कभी। फिर मैप कितना देखता था, मैप तो हमेशा टेबल पे रहता ही है, मैप तो हमेशा ज़रूरत आता है। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा, किसी में सीरिया हो गया, कि साइप्रस हो गया, कि जॉर्डन ने ये कर दिया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए कि जॉर्डन के यहाँ गए थे, उसने एयर सपोर्ट दी, ये किया वो किया। तो एक नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर ऐसा क्या है कि जो इतने देश ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट कर रहा है रीजन को। तो मैप में देख लो, हाथ के हाथ ही देख लो कि साथ के साथ कि ये हो गया, एक ये हो गया, ये कंट्री है, ये इसका बॉर्डर है, ये मेडिटेरेनियन से आ रहा है, ये रेड सी हो गया, यहाँ पे एक ये स्ट्रेट है, बाबल मानदेव, ये इतना रीजन, वो रीजन वहीं के वहीं देख लो। मैप एक बार में याद नहीं रहता, वो रीजन देख लिया उस दिन, किसी दिन फिर आएगा कि क्राउन प्रिंस विजिट कर रहा है इंडिया को, सऊदी का, फिर से देख लो कि सऊदी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, उसका जियोपॉलिटिक्स, जियो स्ट्रेटेजिक क्या इंपॉर्टेंस है। तो उससे प्रीलिम्स भी होता है, मेंस भी होता है, एक ब्रॉड जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो तुम्हारा एक जो कहते हैं ना स्टैंड पॉइंट बनता है अपना, कि ऐसा है इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऑयल है, गैस है, इंडियन डायस्पोरा है, क्यों है। तो ये सारे रीजन्स मैप से, और मैप में मैं 4 ही पेज देखता था, इंडिया के 2 देखता था, 2 वर्ल्ड के। इंडिया का अपना पॉलिटिकल हो गया और दूसरा फिजिकल हो गया। पॉलिटिकल में बार बार देखता था, इंडियन स्टेट में कुछ हो रहा है, कर्नाटक तमिलनाडु में कावेरी पे कुछ हो रहा है, महानदी पे कुछ हो रहा था, तो वो फिजिकल भी देखा, पॉलिटिकल भी देखा कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और ये आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु की बॉर्डर्स कैसे शेयर कर रहे हैं, ये भी देखा कि फिर फिजिकल में भी देखा कि कावेरी कहाँ कहाँ से जा रही है, या गोदावरी कहाँ कहाँ से जा रही है। तो उससे हाथ के हाथ होता है। ये काफ़ी बार आते हैं न्यूज़ में, अब आया, फिर 4 महीने बाद, 2 महीने बाद आएगा, फिर से देख लो, तो बार बार कंसोलिडेट होते रहते हैं दिमाग में कि ये सारी चीज़ें हैं और ये करना है। तो मैप में यही 2 देखता था, वर्ल्ड में भी यही देखता था। वर्ल्ड में ही पॉलिटिकल देखा, दूसरा फिजिकल देखा, जितने भी वो डार्क हो रहे हैं, वो प्लाटो हो गए, आपके माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गई, स्वाम्स हो गए, ये सारे बड़े बड़े जो हैं, मैक्रो ही देखता था, माइक्रो कभी नहीं देखा कि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें। बाकी का हाँ ये देखा, क्योंकि प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन आए, जैसे अटलांटिक ओशन में इतने सारे आइलैंड्स हैं, तो उनको नॉर्थ टू साउथ लगा दो, नॉर्थ में या साउथ में, सेंट हेलेना ये है, केनरीज हैं, केप बर्ड, ये सारे आइलैंड हैं, ये देख लिए। पैसिफिक में कौन से हैं, साउथ पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक। ऑस्ट्रेलिया के इन अराउंड कौन कौन से हैं, जो बोलते हैं कि वो कोरल लीफ ट्रायंगल है, वो कौन सा है, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। ये न्यूज़पेपर में बहुत आती हैं, करंट अफेयर्स में बहुत आती हैं, और ये तुम्हें पता होना चाहिए कि मैप में वो कहाँ पे हैं, उसमें कौन सा रीजन आता है, गोल्डन क्रेसेंट कहाँ है, गोल्डन ट्रायंगल कहाँ है, ऐसे ब्रॉड मैप में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। मैंने तो इतना ही पढ़ा है, बस 4 पेज पढ़े हैं, बाकी के ब्रॉड पढ़े हैं, टाइम टू टाइम न्यूज़पेपर में आ रहे हैं। साउथ चाइना सी आ गया, तो मेरे अंदर नेचुरल होता था कि देखूं तो सही, आखिर इतनी दिक्कत क्यों है यहाँ पे। तो देखा कि 7-8 कंट्री हैं, वो 9-9 के नाम से है, तो उस पर सारा ऐसे ही चल रहा है। तो मैप का मैंने इतना किया है। पॉलिटी में तो गीता है, लक्ष्मीकांत, पॉलिटी की गीता है, वो मैंने लक्ष्मीकांत ही पढ़ी है, एनसीईआरटी में भी कुछ नहीं है उसमें। लक्ष्मीकांत बार बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और लक्ष्मीकांत के भी नोट्स सुना लो। कुछ लोग कहते हैं कि लक्ष्मीकांत तो खुद ही नोट्स हैं, वो बुलेट पॉइंट्स में सारे लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जब 1-2 रीडिंग मैं देता हूँ, जैसे लक्ष्मीकांत मैंने 2 बार पढ़ी, लक्ष्मीकांत मैंने पिछले 2 साल से नहीं पढ़ी है, फर्स्ट अटैम्प्ट पढ़ी, तो उसके बाद कभी ना टाइम मिला, ना कभी मुझे ये लगा कि ज़रूरत है अभी लक्ष्मीकांत को मैं पढ़ लूँ कि बहुत उससे कुछ एनहेंस हो जाएगा मेरा कंटेंट। लक्ष्मीकांत 2 बार पढ़ ली, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें याद रह जाती हैं। एनसीईआरटी पढ़ ली, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर है इंडियन गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट का, इन सब का, उसका कुछ फैक्ट्स बचते हैं जो याद नहीं रहते हैं, या जिन्हें भूलने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि भूल जाएंगे बाद में, तो वो सारे लिख लिए। मतलब मैंने तो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट मैंने लक्ष्मीकांत को 17 पेज पे लिखा हुआ है, जस्ट 17 पेजेस, बाकी का सब याद है, वो याद नहीं रहता, वो बार बार याद करता हूँ। उसमें ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, उनके प्रेसिडेंट कौन होगा, बॉडी में कितने मेंबर हैं, कितना टाइम पीरियड है, ये सारे हैं। कि जैसे रिट्स हैं, रिट्स किस किस पे लग सकती हैं,
कोई प्राइवेट ये जो प्राइवेट बॉडीज़ होती हैं उन पे नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेटिव पे नहीं होता, तो वो याद नहीं रहते, वो कोई कन्फ्यूजिंग है वो कि इसमें भी है इसमें भी है, तो वो लिख लेता हूँ कि जैसे कुछ हैं बॉडीज़, कुछ के हेड को अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर, कुछ को करता है प्रेसिडेंट, है किसी के जो रिम्यूनरेशंस होते हैं ये सारे होते हैं वो पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं, किसी का गवर्नर करता है, किसी का प्रेसिडेंट, बड़े कन्फ्यूजिंग से लगते हैं, ये याद नहीं रहते, ये मेंस के कोई काम के नहीं, प्रीलिम्स में ही आते हैं। हमेशा ये करेगा कि प्रेसिडेंट डज दिस, पार्लियामेंट डज दिस, वो याद नहीं रहता कि करता कौन है आखिर। अब तो वो अच्छे से रट्टा मार लो, मैं तो ये कहता हूँ, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, कुछ समझना नहीं है। कुछ चीज़ें हैं कि जो लॉजिकली ड्राइव कर लेते हैं कि ये पार्लियामेंट होनी चाहिए, प्रेसिडेंट, ये ज़्यादातर तो पता नहीं लगता क्या होना चाहिए, तो वो सारे अच्छे से रट्टा मार लो। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है प्रीलिम्स के लिए। मेंस में वही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तुम्हारी आंसर लिखने का एक वो बनती है, फाउंडेशन बनती है, उसी पे तुम बिल्ड करते हो कि ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ ऐसे, और इसको ऐसे क्रिटिकली एनालाइज कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो वही इन्फॉर्मेशन से सारे आंसर आगे को आप लिखते हो। तो ज्योग्राफी पॉलिटी तो लक्ष्मीकांत है ही, बस मैंने तो लक्ष्मीकांत पढ़ी है, बुक्स तो बहुत है मार्केट में, चाहो टाइम हो तो पढ़ लेना, फर्स्ट अटेम्प्ट में कोशिश करना कि इसी को बहुत अच्छी कमांड हो। ये कमांड कैसे पता लगेगी, जब मॉक्स दोगे तैयारी के बाद, जब प्रीलिम्स के 4 महीने बचे होंगे, 3 महीने बचे होंगे, तो उस वक्त सारा पता लगता है कि मेरा कौन सा पार्ट कम हो रहा है, किस में मुझे कन्फ्यूजन है, किस में सिली मिस्टेक्स हो रही हैं। ज़्यादातर सिली मिस्टेक्स लैक ऑफ रिवीजन से होती हैं, याद नहीं आया, कहते हैं अरे यार इसमें ये था उसमें वो था, तो वो याद नहीं रहता, एक्चुअली यही है। ह्यूमन लिमिटेशंस भी होती हैं कि बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती। इकोनॉमिक्स में मैंने क्लास नोट्स पढ़े थे, एनसीईआरटी पढ़ी थी, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी काफ़ी सही हैं, मेंस के लिए भी 2-3 सही हैं, और बाकी प्रीलिम्स दोनों के लिए अच्छी हैं। और रमेश सिंह से मैंने 3-4 चैप्टर पढ़े थे, मेंस के वक्त पढ़े थे बस वो पर। कुछ थे जो मेंस में समझ नहीं आता था कि लिखने कैसे हैं, तो वो मैंने चैप्टर से एग्रीकल्चर वाला पढ़ लिया था। जो बाद वाले चैप्टर है रमेश सिंह में, वो थियोरटिकल हैं ज़्यादातर, देखोगे याद नहीं आ रहे एग्जैक्ट नेम तो मुझे इन चैप्टर्स के, लेकिन खुद देखोगे बाद वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें बड़े मेंस के पर्पस से वो डिज़ाइंड हैं, मेंस के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं कुछ, वो भी पढ़ लिए थे बैठ के कि कैसे लिखने हैं। इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब हैं। उसके बाद साइंस एंड टेक तो बड़ा ही डायनेमिक है, कुछ ऐसा तो है नहीं कुछ पढ़ना है, 9th-10th की एनसीईआरटी पढ़ लो, बाकी करंट अफेयर्स आ रहा है अब तो, करंट अफेयर्स अच्छे से साइंस एंड टेक का बहुत अच्छे से। सेम इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में मैंने येलो बुक पढ़ी थी, कोचिंग है उसकी येलो बुक्स आती हैं, तो मैंने येलो बुक पढ़ी थी। बाकी का मैंने करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से देखता था कि कुछ छूट ना जाए, क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी, साइंस एंड टेक और आईआर, ये 3 ऐसे डायनेमिक पार्ट हैं जिनमें करंट अफेयर्स बहुत आता है। पता ही नहीं लगता कि ये वेस्टर्न घाट में कोई स्पीसीज नहीं मिल गई, इसका नाम ये है, उसका ये है। तो वो करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से हो सकता है कि एक मैगजीन से 2 मैगजीन से उस वाले पार्ट को तुम जो उसकी इन्फॉर्मेशन उसको कलेक्ट करो, उसके नोट्स बनाओ। करंट अफेयर्स था, मैगजीन पढ़ता था, एक कोचिंग की थी, विजन की पढ़ी है मैंने ऑनेस्टली, और वाजीराम की 1-1.5 साल पढ़ी है स्टार्टिंग में, फिर विजन की पढ़ी है। बाकी के इसके भी मैं नोट्स बनाता था, नोट्स मैंने हमेशा बनाए हैं। मैगजीन पढ़ी 80-82 पेज की आती है मैगजीन करंट की, तो मैं उसे 8-10 पेज पे लिख लेता हूँ, 7 पेज 8 पेज पे, 1/10 रिड्यूस कर देता हूँ, क्योंकि उसमें इतना कुछ होता ही नहीं है प्रीलिम्स के लिए वो मैगजीन लिखूँ। मैंने जो मैगजीन हमेशा पढ़ी है वो प्रीलिम्स के लिए पढ़ता हूँ, मैं प्रीलिम्स से पहले ही पढ़ता हूँ जस्ट से। इस बार भी मेरा पता तो नहीं था सिलेक्शन होगा, तो मेरा 11 मार्च को था इंटरव्यू, उसके बाद बैठ के मैंने 15 मार्च के बाद से लगभग 10-12 दिन में एक दिन में एक मैगजीन पढ़ लेता हूँ, 80 पेज तो पढ़ ही लेता है हर कोई, तो वो बैठ के फिर लिख भी लेता हूँ उसी दिन की 8-10 पेज लिख लिए। तो मेरे सारी मैगजीन्स मैंने कर ली थी इस बार भी, बट हो गया अब ठीक है। तो करंट अफेयर्स का इतना है, लेकिन करंट अफेयर्स करना बहुत है। लास्ट ईयर तो प्रीलिम्स में ये भी हुआ था कि वो करंट अफेयर्स कम था, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स था, लास्ट 3 ईयर्स तक पूछा है उन्होंने। तो जो फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं वो इस चीज़ से बॉदर ना हो कि लास्ट का कैसे पढ़ें, पीछे का कैसे पढ़ें। इस साल का बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अभी नए एंथुसियाज्म बहुत ज़्यादा है, सब कुछ है, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आराम से हो सकता है। जिन्होंने पहले कर रखा है कि वो सेकंड अटैम्प्ट दे रहे हैं, नहीं हुआ किसी वजह से, तो वो फर्स्ट को भी थोड़ा सा रिवाइज कर लें, 1-2 दिन में हो जाएगा। मैंने किया था लास्ट ईयर, मुझ पे थे, मैं नोट्स बनाता हूँ तो सारी वो फाइल्स में रखे हैं नोट्स, तो ये मंथली वाइज की ये इस मंथ के ये इस मंथ के हैं, तो मैंने एक बार रिवाइज किया था सबको, ज़्यादा तो नहीं किया था। उससे कुछ फ़ायदा भी हुआ था, प्रीलिम्स में पुराने क्वेश्चन आए तो वो याद आ गए थे। प्रीलिम्स में स्ट्राइक कर ही जाता है, एलिमिनेशन मेथड है ही कि आप एलिमिनेट कर दो 2-3 ऑप्शंस को, 1-2 बचता है, उनमें 50-50 हो ही गए, अब वो लगा नहीं है। मैंने तो हमेशा लगाया, जिसमें 50-50 पहुँचा उसमें मैं हमेशा लगाता था प्रीलिम्स में। तो प्रीलिम्स का तो इतना ही है कि ये सारा है प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स के लिए और जो ज़रूरी है प्रीलिम्स मेन सबके लिए, वो है मॉक्स टेस्ट सीरीज़। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में 40 मॉक्स दिए थे,
सेकंड में 30 दिए थे, थर्ड में भी 30 दिए थे। ये इस तरीके से दिए थे कि एक तो कोचिंग की पूरी टेस्ट सीरीज कर ली, बाकी के ओपन टेस्ट की। कोचिंग से क्या होता है कि कोचिंग में कुछ ही पर्टिकुलर टीचर सेट कर रहे हैं, तो वो लगभग ना बाद तक फिर पेपर्स को एक जैसा सेट करते हैं, उनका हमें पता लग जाता है कि ये कुछ इस तरीके से सेट करता है, ऐसे मैं आंसर कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने क्या करता था कि जैसे मॉक्स दिए मैंने, वो टेस्ट सीरीज पूरी हो गई है, उसके फुल टेस्ट तक पहुँच गया हूँ मैं, तैयारी पूरी है, अब मुझे अपना मेटल चेक करना है कैसा है, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, तो मैं ओपन टेस्ट देता था। ओपन टेस्ट होते हैं सबके, जीएस स्कोर के भी हैं, विजन के भी हैं, ऑलमोस्ट सबके, आईएएस बाबा है, इतनी सारी कोचिंग्स हैं, एक एक दो दो सबका दे के देखो, क्योंकि उनके अलग होंगे, उनका कोई पैटर्न नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कि वो किस पैटर्न से बना रहे हैं। तो जब, और ओपन टेस्ट में दूसरा फायदा ये है कि आपको रैंक मिलती है, कि आप रिलेटिवली देख लेते हो कि मेरी परफॉर्मेंस कहाँ चल रही है। जो परफॉर्मेंस पता लगता है तो उससे पता लगता है यार एवरेज इसमें 100 मार्क्स मिला है टेस्ट में सबको, मेरा तो 90 आया, मेरा 110 आया, तो मैं सेफ हूँ, अभी इसी तैयारी से आगे बढ़ता रहूँ। जिसका 90 आया उसको थोड़ा और एफर्ट देना है कि वहाँ तक मैं कैसे पहुँचूँ, नेक्स्ट ओपन टेस्ट होगा तो मैं उसमें एवरेज आऊँगा। ऐसे ही खुद को पता लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस किस डायरेक्शन में जा रही है, सही है या गलत है। तो मॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा दो, हर रोज़ एक दो। मॉक्स के बाद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मॉक्स देने के बाद उसको एनालाइज करो बैठ के, तो 1.5 घंटे 2 घंटे में हो जाता है, कोशिश करो 1.5 घंटे तक करो। मैं तो थर्ड अटेम्प्ट तक तो ये हालत थी मेरी, मुश्किल से 45-50 मिनट में मैं पूरा वो प्रीलिम्स का पेपर कर लेता हूँ, इतनी स्पीड से, आदत सी हो गई है सवाल पढ़ के, लगाया पढ़ा लगाया सीधा सीधा। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं लेता था 1.5 आवर लेता था, क्योंकि इतना लग जाता है पढ़ने में, क्वेश्चंस बड़ा कॉशियसली पढ़ते हैं, कुछ गलत ना हो जाए, फिर भी गलत हो जाता है। उन्हीं गलतियों को फिर से देखना है कि प्रीलिम्स में कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया मेरा, जो गलत हुआ कभी नोट नहीं पढ़ा, कभी ऑप्शंस में 1 2 1 3 ऐसे कुछ गलत मार्क कर दिया। ये जितनी भी करनी है ये रूम्स में करनी, ये अपने जो एग्ज़ाम ये यहाँ पे दे रहे हो टेस्ट सीरीज़ के रूम है, इनमें करनी है, घर पे करनी है अपने। यूपीएससी में कोशिश करनी है ऐसी कोई गलती ना हो। फॉर्चुनेटली मेरी कभी नहीं हुई, लास्ट ईयर हुई थी इसलिए हम बाउंड्री पहुँच गए थे प्रीलिम्स में। फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में बिल्कुल क्लियर था, बहुत अच्छा था। ये गलतियाँ जब होती हैं तभी बाहर होते हैं, क्योंकि 1 2 क्वेश्चन की बात होती है प्रीलिम्स में, इधर या उधर, तो 1 2 क्वेश्चन ऐसे वो नहीं कर सकते हैं कि आपने गलत कर दिया, बाद में फिर अफसोस हो रहा है कि ये मैं कर सकता था, है ना। तो वो सारे टेस्ट सीरीज में बैठो, सारी अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस करो कि मैंने ऐसे किया था, ये मेरा गलत हो गया था, मुझे ये नहीं करना, कि मैंने 90 अटैम्प्ट किए या मैंने 60 अटैम्प्ट किए। अपना अटैम्प्ट देखो कि मैं ज़्यादा अटैम्प्ट करता हूँ तो मेरा कहाँ तक जाता है, कम अटैम्प्ट करता हूँ तो मेरा कहाँ तक जाता है। तो जहाँ पे तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पे सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, तो उसको अपना एक बेंचमार्क बना लो, मुझे इन एंड अराउंड रहना है। फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा रखो कि रूम में पता नहीं है कैसा पेपर आएगा, हो सकता है कि वो टफ पेपर आ जाए, तो वहाँ पे तुम्हें हो सकता है कि वहाँ पे कुछ डिफरेंट तुम्हें करना पड़े। डिफरेंट इन द सेंस यू मे बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट लेस क्वेश्चंस, यू मे बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस। मेरा हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट में काफ़ी किए थे, सेकंड में मुझे 16 वाला पेपर बहुत आसान था, तो मैंने आते थे कर भी दिए, को रिस्क भी ले लिया था, क्योंकि पता था कि काफ़ी कंफर्म है तो कर देता हूँ। सेकंड में मुझे टफ लगा पेपर, काफ़ी कम किए थे मैंने, मुझे लगा कि रिस्क लेना ठीक नहीं है, पता नहीं है तो क्या करना है। तो वहाँ पे ये तुम्हारी खुद की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मेरी अपनी थी, मैंने कभी फॉलो नहीं की किसी की। मुझे पता है कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर मी, कोई और नहीं बता सकता तुम्हें ना। तो जो एक आती है ना कि अंदर से आवाज़ है कि मेरे लिए अच्छा मैं ही करूँगा, तो वो आनी चाहिए। फिर प्रीलिम्स में टेस्ट सीरीज हो गया, उसके बाद उसका एनालिसिस हो गया कि मेरी ये गलतियाँ हैं, ये सवाल हैं, ये ऐसे हो सकते हैं। एक और पार्ट है कि जो मॉडल आंसर देते हैं, ऑलमोस्ट सारी कोचिंग्स दे रही हैं प्रीलिम्स के टेस्ट के, उसमें काफ़ी कंटेंट होता है, फैक्चुअल, एनालिटिकल, सारा का सारा। वो एनालिसिस भी देते हैं कि ऐसे ऐसे इसको क्रैक कर सकते थे क्वेश्चन को, इसमें ये था इसका आसानी से। फिर उसमें कंटेंट हुआ कि ये इधर हुआ, ये उधर हुआ, जो नोट्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी सोर्स से कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन, उन सबको भी लिख लो अलग। नोट्स की एक कॉपी मैंने तो सिंपल एक बनाई थी कि ये पेपर की कॉपी है, जो टेस्ट सीरीज़ के पेपर हैं इनमें से ये कंटेंट आ रहा है, हर एक पेपर में 2 2 पेज का कुछ होगा कंटेंट, वो सारा रट्टा मार लिया। फैक्चुअल भी हो गया, एनालिटिकल भी हो गया, प्रीलिम्स का तो आराम से काम हो जाता है। फिर आते हैं मेंस। मेंस में 4 पेपर हैं, फर्स्ट में हिस्ट्री ज्योग्राफी इंडियन सोसाइटी है। हिस्ट्री ज्योग्राफी का कंटेंट वही पढ़ना है, जो अलग है वो है प्रैक्टिस। जस्ट आफ्टर प्रीलिम्स टेक रेस्ट। मैंने तो 1 हफ्ते का लेता था हमेशा, प्रीलिम्स के बाद घट जाता था, 1 हफ्ते के बाद ही आता था। 1 हफ्ते के बाद फिर पूरे महीने लगभग रिवाइज करता था दोबारा से, जो मेरे नोट्स थे, क्योंकि प्रीलिम्स से 3 महीने पहले बिल्कुल ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाता था, तो सारा फैक्चुअल ये सब, तो जो बहुत सारी चीज़ें थी वो रह जाती थी, तो वो सब कुछ होलिस्टिकली ऑप्शनल ऐसे के कोटेशंस हैं या कुछ हैं, तो वो सारा मैं रिवाइज करता था 1 महीने के बाद। उसके बाद फिर रेगुलरली बहुत ही डिसिप्लिन वे में मैं
आंसर राइटिंग करता था, बहुत ज़्यादा नहीं करता था, लेकिन जो मैंने पेपर किए मेंस में वो लगभग 10-12 पेपर तो मैं लिखता ही था जीएस के, 4 ऐसे के लिखे मैंने हमेशा, और कम से कम 10-12 मैंने इसके ऑप्शनल के लिखता था अपने। ऐसे इन टोटल लगभग 25 पेपर हो जाते थे मेरे, तो 25 से लगभग 500 क्वेश्चंस हो गए मेरे लिए। तो ये लगा कि 500 क्वेश्चंस आर मोर देन सफिशिएंट, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग देम वेल देन यू विल इजीली सेल थ्रू द मेंस पेपर्स। तो ये आसान है। मेंस में दिक्कत जो सबसे बड़ी मुझे आई फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट, मेरे मार्क्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, थर्ड में भी उतने हैं, बट इस साल थोड़ा सिनेरियो अलग है मार्क्स का जो यूपीएससी ने दिए हैं। फर्स्ट में मेरे अराउंड 400 थे, सेकंड में 411 आए, अब की बार 412 हैं, 412। जो 411 आए वो ऑलमोस्ट सेम थे, क्योंकि फर्स्ट पेपर में मेरे ठीक आ गया था लास्ट ईयर स्कोर 112 था। तो उसमें ना हो ये रहा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी वही किया मैंने, सेकंड में भी वही किया, मुझे समझ आती थी चीज़ें कि मैं ये करना चाहिए, बट जब फिर से आंसर लिखता था, फिर से कोई टेस्ट लिखा, तो उसमें फिर से वही हो गया। मेरे साथ दिक्कतें ये थी कि मैं बहुत क्वेश्चन में टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो समझ नहीं आता कि इंट्रो लिखूं, कंक्लूजन लिखूं, क्या लिखूं। तो सीधा कोई क्वेश्चन है कि इस बिल के ये फीचर्स लिखो या बिल को क्रिटिकली एनालाइज करो, तो सीधा हेडिंग दिया कि बिल के फीचर्स लिखे और क्रिटिकली एनालाइज करके छोड़ दिया। इंट्रोडक्शन नहीं लिखा कि किस बैकग्राउंड में ये बिल आया है, किस बैकग्राउंड में ये कमेटी सेटअप हुई है। 3-4 लाइन का इंट्रो बड़ा ही ज़रूरी है 20-25 वर्ड्स में, क्योंकि वो सेट कर देता है टोन कि आंसर कैसे होना है, कि आप समझ रहे हो। क्वेश्चन पढ़ते वक्त कभी कभी गलती होती है, क्वेश्चन पढ़ लिया एक बार में, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा आता ही है यूपीएससी का कि पूरा कॉन्टेक्स्ट दिया होगा, फिर डिस्कस डिस्क्राइब इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, ऐसे ऐसे कहानी आती है पूरी। तो उसको पार्ट्स देखो कितने पार्ट में पूछा है, आखिर पूछना क्या चाह रहा है ये। जैसे स्टैटिक पार्ट है, हिस्ट्री हो गया, इसमें तो पुराना ही आएगा कुछ, लेकिन उसमें भी कुछ कॉन्टेक्स्ट होगा, उस वक्त पे कुछ हुआ होगा, बहुत ही वो वाटर सेड मूवमेंट रहा हो, कुछ रहा हो कि कुछ ना कुछ तो होगा वहाँ पे। तो उसको आप देखो क्वेश्चन पढ़ते वक्त बहुत स्पीड से कि इस वक्त में ये हुआ था, और ये क्वेश्चन इन एंड अराउंड इसी के है, और उसमें ये देखो कि पूछा क्या है, हाउ व्हाट व्हेन, क्या पूछा है। ज़्यादातर तो यही होता है कि क्यों और कैसे, है ना, हाउ एंड वाई। तो ये थे 2 चीज़ें। फिर उसके बाद देखो पार्ट देख लिया, एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का, दूसरा पार्ट हो गया, थर्ड ये हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट है टेल वर्ड्स देख लो, क्रिटिकली एनालाइज करवाया, इवेल्यूएट करवाया, डिस्कस करवाया, एलुसिडेट करवाया क्या है, एलुसिडेट करवाया सीधा सीधा लिख दो। ये सबसे आसान क्वेश्चन वही होते हैं, एक्सप्लेन एलुसिडेट, उसमें कुछ इतना दिमाग नहीं लगाना, सब याद है, कर दिया मैंने, खत्म। क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली इवेल्यूएट वाले जो होते हैं, ये क्रिटिकली डिस्कस, इनमें थोड़ा सा ध्यान रखना, इंट्रो लिखना थोड़ा सा, उसके बाद जो पूछा है सवाल में, ऐसे करता था मैं तो कि मैंने देखा क्रिटिकली एनालाइज, इतने सारे वर्ड्स हैं टेल वर्ड्स 20-25 में, मैंने वो 3-4 में बांट रखे थे। क्रिटिकली वाले अलग थे, वो ऑलमोस्ट सब सेम होते हैं। वहाँ पे सोचने का इतना वक्त मुझे तो कभी मिलता नहीं था कि मैं सोचूँ ये डिस्कस है, एक्सप्लेन है, एनालाइज है, कितनी डेप्थ तक जाना है। एक तो डेप्थ कंटेंट कितनी रहती है, इतनी ज़्यादा होता है तो वो लगभग बराबर ही रहती है। दूसरे एक ग्रुप में ये था कि सिंपल था कि एक्सप्लेन, इलुसिडेट, एलेबोरेट, ये वाली एक में रख दिए थे मैंने। ये वर्ड मैंने देखा है, अकॉर्डिंग इनमें सब में सेम ही आंसर लिखता था। क्रिटिकली वाले में सब में एक जैसा लिखता था, डिस्कस वाले में और एनालिसिस वाले में सेम लिखता था। वो सेम ही होते हैं लगभग, मुझे सेम ही लगे हमेशा। और जैसे जस्टिफाई योर पॉइंट, प्रूव योर पॉइंट, टेक ए स्टैंड, वो अलग था। उसमें अपना पॉइंट लो, कुछ भी लो, एंड मेरी तो ये हैबिट है कि जो कह दिया फिर उसको जस्टिफाई करना ही है, चाहे किसी भी लेंथ तक जाना है। रेशनली लॉजिकली अपने स्टैंड को प्रूव करना है कि मैंने ये कहा है और ये लॉजिकली रेशनली ठीक है, दो इट हैज़ अदर साइड्स बट माई साइड इज ऑल्सो गुड एंड आई टेक दिस स्टैंड बिकॉज ऑफ दिस। वो 3-4-5 पॉइंट लिख दिए तो मेरा काम हो गया। तो इतना है। मेंस की टेस्ट सीरीज में सबसे ज़्यादा फोकस रखना पार्ट्स को देखना। स्टार्टिंग में मैंने देखता नहीं था, पूरा क्वेश्चन पढ़ा एक साथ और पूरा लिख दिया एक साथ। वो क्या होता था कि एक तो मैं पैराग्राफ्स में लिखता था, दिक्कत मेरे साथ क्या थी, पैराग्राफ्स में लिखना, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ढंग से नहीं लिखना, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखना। जैसे 2-3 पार्ट है क्वेश्चन में, तो मैं क्या करता था कि एक पार्ट का एक पूरा पैराग्राफ हो गया, दूसरे का दूसरा हो गया, तो बड़ा ही जो चेक करेगा तो उसे भी लगेगा कि क्या मैं इवेल्युएट कर रहा हूँ, ये बैठ के कॉपी बड़ी बोरिंग सी लगती है, अच्छा नहीं लगता वो। फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में सेम हुआ, इस बार मैंने थोड़ा सा सुधार किया। ऑप्शनल में ऐसे में, ऐसे का तो बताऊंगा, ऐसे का तो काफ़ी था अलग सीन। इस बार मैंने क्लियरली पेपर पे ही जो लिया, जो यूपीएससी में आया, मेंस में, टेस्ट सीरीज में भी, मैं पार्ट काट देता था कि इसमें 3 पार्ट हैं, ये पार्ट इतना लिखना है, ये पार्ट इतना लिखना है, ये पार्ट इतना लिखना है। उसी हिसाब से जो पार्ट जितना ज़रूरत है जिस पार्ट को लिखने की, वो लिख देता था मैं कि। और ये ज़रूर देखना है कि किस पार्ट को ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। ऐसा ना हो कि जिसको कम पूछा है वो ज़्यादा कर दिया।
तो बिल्कुल उसी ऑर्डर में होना चाहिए जैसा एग्जामिनर पूछ रहा है पढ़ के, और ये प्रैक्टिस करने से होगा, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा होगा। कम मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, मैंने किया भी है कि 8 सेक्शनल टेस्ट लिख लिए, 4 मॉक ये फुल टेस्ट लिख लिए जीएस के, तो एक अच्छे से हो गया। अगर और टाइम है तो 4 फुल और लिख सकते हो, लेकिन ये टाइम के ऊपर है, कम से कम 12 तो लिखने ही है। प्लस मैंने जैसे फिलोसफी ऑप्शनल था मेरा, तो मैंने 10 मॉक लिखता था कम से कम, है ना। और उसके बाद फिर मैंने ऐसे के भी हमेशा लिखे हैं 4-5। सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने एथिक्स के अलग से लिखे थे 4 पेपर, क्योंकि एथिक्स में स्कोर अच्छा आ सकता है, आराम से इंप्रूव हो सकता है। वो प्रैक्टिस से ही होगा एथिक्स में तो बिल्कुल, क्योंकि कंटेंट वंटेंट तो ऐसे ही है, बाकी सारी अपनी आंसर राइटिंग हैबिट्स हैं। तो फर्स्ट पेपर का मैंने बता दिया, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटीज़ में है जो हम प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन प्रीलिम्स से पहले वो पढ़ लेना। जो मैंने बताया कि पूरी तैयारी जब कर रहे हैं, सारा सिलेबस हम कवर कर रहे हैं अपने फ्रेमवर्क के अंदर ही, जो ब्रॉड कंटूर्स हमने बनाए हैं। इंडियन सोसाइटी की मैंने येलो बुक पढ़ी थी, कोचिंग की थी, सारी कोचिंग्स की लगभग ये बुक्स हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, तो किसी की उठाओ और उसको पढ़ लो उस टॉपिक। इंडियन सोसाइटी ये 7-8 टॉपिक हैं। कोई भी बुक पढ़ने से पहले मैं 4-5 चीज़ें देखता था, ये मेरा खुद का डिस्कशन था। मैंने कभी किसी टीचर से ये नहीं पूछा कि बुक कौन सी पढ़नी है। इस लेवल पे आके जहाँ यूपीएससी कर रहे हो, कल को जाना है, क्या क्या बनोगे पता नहीं, क्या क्या देखना है, सारी डिस्ट्रिक्ट हाथ में होगी, तो क्या किससे पूछने जाएंगे। तो कम से कम ये न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, मैगजीन कौन सी पढ़नी है, इतना ये सेल्फ डिस्क्रिप्शन हो कि ये सब ठीक है और मुझे लगता है कि यूपीएससी मांगता है या यूपीएससी में ज़रूरत है। तो हम बुक डिसाइड करने से पहले ये देखता था कि उसमें सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट हैं इंडियन सोसाइटी में, तो वो सारे देख लिए। फिर देखता था कि उसमें कंटेंट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक पैराग्राफ 2-2 पैराग्राफ लिख के ख़त्म कर दिया है, कंटेंट है, ठीक है। तीसरा देखता है क्वालिटी कैसी है इसकी, कंटेंट तो लिख दिया, पेज भर दिया, ऐसा तो नहीं है कि बकवास है बिल्कुल ही, कहीं ऐसा हो कि आंसर ही ना लिख पाऊँ मैं, उस पर मार्क्स ही ना मिलें कुछ। थर्ड हो गया। फोर्थ देखता था कि क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं ना, मतलब लगभग, थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा था, थोड़ा गूगल कर लेता था। ऑनलाइन साइट्स में मैंने बहुत कम पढ़ा है, इनफैक्ट पढ़ा ही नहीं है, कभी मैंने टाइम वेस्ट ही नहीं किया। मैं ज़्यादातर अपनी बुक्स पे रिलाई रहा, बुक्स पढ़ता था, नोट्स पढ़ता था, बार बार पढ़ता था, उन्हीं को रिवाइज करता था। और इस कंडीशन में था कि कभी भी कोई पूछे तो अराउंड 60-70% रिप्रोड्यूस कर देता था, जो भी मुझे याद है। तो इस कंडीशन में था। मैंने कभी कोई ऑनलाइन वीडियो नहीं देखी, इतनी सारी कोचिंग्स हैं, अकेडमी है, मृणाल है, ये है वो है, तो मैंने नहीं देखी कभी। और ना मैंने कभी ज़्यादा वैसे टाइम वेस्ट किया कि फ्रेंड से पूछूं, उससे पूछूं, इससे पूछूं। बहुत लिमिटेड पूछता, जब कुछ समझ नहीं आ रही है चीज़ें, ऐसा नहीं पूछा नहीं है, लेकिन जब तक मुझे समझ आ रहा है तब तक तो नहीं पूछता था, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए काम कर रहा है। कभी कभी आउट ऑफ द कंट्रोल चली जाती है चीज़ें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरे साथ ऐसे में होता था, ऐसे में मैंने काफ़ी कुछ किया है। फिर तो बुक डिसाइड करने के 4-5 मेरे पैरामीटर थे, सिंपल थे बहुत ही। टॉपिक हैं उसमें सारे, कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट है, क्वेश्चंस उसी से आ रहे हैं लगभग इन एंड अराउंड, मैं फ्रेम कर सकता हूँ उससे क्वेश्चन, तो बहुत है मेरे लिए। क्वेश्चंस 2013 के बाद शायद सिलेबस चेंज हुआ यूपीएससी का, जो जीएस हुआ है पूरा, उसके पेपर्स देखते रहिए, पुराने भी देख लो। फिर सेकंड में पॉलिटी गवर्नेंस में नोट्स पढ़े, येलो बुक पढ़ी। आईआर में न्यूज़पेपर, येलो बुक पढ़ी, फिर से येलो बुक्स पढ़ता था मैं, क्योंकि वो कोचिंग से मिली थी तो मैं उन्हीं को पढ़ लेता था। मेरे साथ यही था कि जब बुक्स रखी हैं घर पे और वो पढ़ी ना जाए तो फिर लगता था कि साइकोलॉजिकल प्रेशर है, इतना कुछ रखा, ये तो पढ़ाई नहीं है, बाकी कहाँ से लाऊं। पहले मैं उनको खत्म करता था कि ये सारा खत्म कर देता हूँ, उसके बाद देखूंगा। उसके बाद कभी टाइम ही नहीं मिला। तो ये हो गया। सेकंड पेपर में भी यही सब था, आईआर में कुछ ज़्यादा नहीं है, तो न्यूज़पेपर, येलो बुक्स हो गई। तुम्हें जो पढ़ना है वो देख लो, बुक सेलेक्ट कर लो बहुत ही मेटिकुलसली कि ये पढ़ना है, इससे आ रहा है, उसको बार बार पढ़ो। इतनी अच्छी कमांडो लगी कोई एक्सपर्ट बोल रहा है उस टॉपिक पे अगर बोल रहे हो तो। जैसे आईआर है, इंडियन सोसाइटी है, गवर्नेंस है, ये नोट्स तो पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है। गुड गवर्नेंस क्या है, इसमें 8 पैरामीटर्स हैं। ये पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस क्या है, को गवर्नेंस क्या है, 3 सेक्टर्स कौन कौन से हैं, वॉलंटरी सेक्टर क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। करना क्या है वो अप्लाई करने, वो न्यूज़पेपर में रेगुलरली आ रहा है। न्यूज़पेपर में इतना पढ़ता था कि जैसे कभी कभी मैंने 1 घंटा पढ़ाई की दिन में, तो वो 1 घंटा मेरा न्यूज़पेपर होता था। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी न्यूज़पेपर की थी। न्यूज़पेपर मुझे ऐसा लगता है कि वो दैट इज साइन कानून, यू कैन नॉट स्किप न्यूज़पेपर। मुझे तो हमेशा ही फील हुआ, क्योंकि मेंस में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था कि मेंस में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, बिल्कुल रैंडम है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो न्यूज़पेपर में इतने आर्टिकल पढ़े होते हैं, कहीं ना कहीं से दिमाग में स्ट्राइक कर जाता कुछ है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, वो छोड़ने से बेटर है कुछ लिखाऊंगा, 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो मुझे तो न्यूज़पेपर बहुत अच्छा लगता था। न्यूज़पेपर में 4 साल में शायद ही कभी स्किप किया हो, 1-2 घंटे तो रोज पढ़ता ही था, कितना भी बेकार हो कोई दिन, तो उसमें न्यूज़पेपर पढ़ता था। और ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में द हिंदू पढ़ा, 2-2.5 साल पढ़ा, बीटेक 3rd ईयर के बाद मैंने पढ़ा, 4th ईयर में पढ़ा,
लेकिन उसके बाद जब से गवर्नमेंट चेंज हुई तो न्यूज़पेपर इतना क्रिटिकल लगने लगा मुझे कि ये बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि सब क्रिटिसिज्म 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 दैट मे शार्पन योर इंटेलेक्ट दैट इज नॉट नीडेड इन यूपीएससी। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा इंटेलेक्ट चाहिए कि बहुत ही शार्प है सारा कुछ, वो ठीक है, वो इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ बाद में डेवलप कर सकते हैं। मैं तो यही सोचता था। अभी ज़रूरी है कि सब कुछ समझ आ जाए, थोड़ा थोड़ा आ जाए, बैलेंस्ड रहे मेरी जजमेंट आंसर लिखने में। तो इसलिए मैंने फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना शुरू कर दिया। पिछले 3 साल से मैंने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा है। इंडियन एक्सप्रेस के ऐसा नहीं था सारे आर्टिकल्स पढ़ता था, कोई आर्टिकल आ रहा है बहुत ही रैंडम, कोई टेनिस का कोई जीत गया, मैंने कभी नहीं पढ़ा। कोई ऐसे आते रहते हैं आर्टिकल, जैसे 3 आते हैं एडिटोरियल, बाकी लीड आते हैं, बाकी ये आते हैं ओपिनियन एडिटोरियल आते हैं। तो बहुत तो मैं कभी पढ़ता ही नहीं था। जैसे 7-8 आते हैं, उसमें मुश्किल से 4 या 5 पढ़ता हूँ मैं। अभी भी 4-5 सेलेक्ट करूँगा, 4-5 अच्छे से पढ़ूंगा बस, क्योंकि सारे तो काम के होते हैं नहीं हर रोज़। तो ये न्यूज़पेपर हो गया मेरे लिए, येलो बुक्स थी, तुम्हारे लिए जिस कोचिंग में कर रहे हो वो हो सकती हैं। कोचिंग नहीं कर रहे हो तो बेसिक बुक्स हो सकती हैं, उनको बार बार पढ़ना है और अच्छे से। थर्ड पेपर में इकोनॉमिक्स है, डिजास्टर में थर्ड पेपर बड़ा डायनेमिक है, मुझे इसमें मार्क्स भी कम ही मिले हैं हमेशा। सेकंड से कम मुझे थर्ड में मिलते हैं, नॉर्मली होता है उल्टा, थर्ड में लोगों को ज़्यादा मिलते हैं। बट इसमें इकोनॉमिक्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इन्वायरमेंट है, और ये इकोलॉजी है, साइंस टेक है, इंटरनल सिक्योरिटी है, इतने सारे पार्ट हैं, ये सब करने हैं। ये सब प्रीलिम्स के जो 3 महीने बताए हैं जिसमें प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो, उससे पहले सारा कवर करना है, पूरा सिलेबस नोट्स बना के अच्छे से। प्रीलिम्स होगा 1 हफ्ते बाद, सारा रिवाइज करना है, क्योंकि नया मैं कुछ नहीं पढ़ सकता मेंस में। मुझे तो ये था कि 3 महीने तो मिलते हैं, 3 में लिखूंगा, पढ़ूंगा, मॉडल आंसर्स, फिर से प्रैक्टिस, और जब मेंस आएगा उसके लगभग 15 दिन पहले फिर से रिवीजन पूरा। तो मुझे तो लगता है टाइम नहीं मिलने वाला पढ़ने का बाद में। अभी पढ़ के, अभी नोट्स तैयार करके बिल्कुल उस कंडीशन में रख देता हूँ कि हफ्ते भर बाद आऊँगा प्रीलिम्स की और उठाऊंगा बस रिवाइज 1 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस होलिस्टिकली। इकोलॉजी हो गया, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स। साइंस एंड टेक में क्या कर सकते हैं, मैंने क्या करा, जैसे उसमें टेक्नोलॉजीज लिखी हुई हैं कौन कौन सी, स्पेस है, न्यूक्लियर है, आईटी है, बायोटेक है, सबके वो कॉन्सेप्ट देख लिए थे कि बायोटेक क्या है, नैनो क्या है, ये क्या है, न्यूक्लियर क्या है, स्पेस क्या है, और इंडिया ने इसमें अब तक कहाँ तक पहुँच गए हैं, स्टेटस क्या है अभी हमारा। बाकी का जो चल रहे हैं, फ्यूचर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, करंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिन पे काम चल रहा है, वो करंट में आ रहे हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन उसी पे ओरिएंटेड होता है, लेकिन जब बैकग्राउंड पता होती है तो क्वेश्चन बड़े आराम से लिख लेते हैं, सारा का सारा क्वेश्चन बड़े अच्छे से आ जाता है। तो साइंस एंड टेक का ये है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में तो पूरा करंट अफेयर्स आ रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट में तो है ही कुछ नहीं, ये कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसका स्ट्रक्चर देख लो, इंडिया में कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट को करते हैं, कि एनडीएमए हो गया, एसडीएमए हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है, फंड्स कौन कौन से हैं इसके लिए, डीआरएफ, डीएमएफ, बॉडीज देख लो, एनडीआरएफ, ये कैसे कैसे, बाकी का ये पूरा हो गया। ये देख लो प्री डिजास्टर क्या है, पोस्ट डिजास्टर क्या है, 2 पार्ट में उसको पढ़ लो। डिजास्टर मैनेज मुश्किल से 5 घंटे का होता है पूरा ही पढ़ने का, मैं तो इसको बहुत कम टाइम देता था। 5-7 पेज पे नोट्स बनाए हुए थे, उस वही पढ़ता था, एक क्वेश्चन आना है, उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मैंने तो नहीं किया कभी। उसके बाद जैसे फिर इंटरनेशनल 2 हो गए, ह्यूगो फ्रेमवर्क था, भी सेंदाई फ्रेमवर्क आ गया। सेंदाई फ्रेमवर्क को ठीक से देख लो, इस बार भी क्वेश्चन आया था सेंदाई और इंडिया की प्रिपेयर्डनेस पे कि कैसा है, पहले कैसा था, बाद में क्या हुआ, तो वो देख लो। बाकी का इंटरनेशनल फ्रेमवर्क देख लो, अपना देख लो, अपनी क्या रही है, अपनी पहले कौन कौन से डिजास्टर्स आए, पहले सुपर साइक्लोन्स आया, ओडिशा में आया, उसके बाद गुजरात में अर्थक्वेक आया, इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई उसमें, लेकिन अभी नहीं होता है। अभी इतने इतने सुपर साइक्लोन्स आ रहे हैं, 15-20 मुश्किल से हो रहे हैं, कभी कभी नहीं भी हो रही हैं। तो इंडिया ने काफ़ी इम्प्रूव किया है, कैसे किया है, क्या लेसन्स हैं, अदर कंट्रीज से कैसे कर सकते हैं, ये ब्रॉड। और मैंने नोट्स बनाए थे हमेशा कि ये बुलेट पॉइंट्स हैं, ये हेडिंग्स हैं, बुलेट पॉइंट्स बना के ये याद रहता था, फिर तो इसमें कहानी लिखनी है, मतलब वो नॉर्मली होगा कुछ कंटेंट, तो ये लाइन है, 1 लाइन है बस। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैंने येलो बुक पढ़ी थी, बाकी का तो न्यूज़पेपर में इतने आर्टिकल्स आते ही हैं। इंटरनल सिक्योरिटी में 5-6 तो चीज़ें ही हैं, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो गया, ये जिसे रेड कॉरिडोर बोलते हैं, दो देयर इज़ नो एज सच दिस कॉरिडोर, और है कश्मीर प्रॉब्लम हो गई, टेररिज्म हो गया, नार्को टेररिज्म हो गया, और इंडिया में ये है कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग है जो नार्को में आ जाता है। तो ये सारी 5-7 पॉइंट हैं ब्रॉड, इन पे 5-7 पे प्रॉब्लम देख के कि इंडिया में क्यों है, ओरिजिनेट कैसे हुई, टैकल करने के लिए हमारे पास क्या है, 5-7 प्रॉब्लम्स का अलग अलग 5-5, 6-6 पेज पे बना लो, क्योंकि 4 क्वेश्चन आते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस किया था मैंने, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन आते हैं। अब की बार आया कि वो इंडिया की ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को टैकल करने की स्ट्रेटजी क्या रही, तो शुरू से पता था मुझे, क्योंकि मैंने पूरा उसको तैयार किया था कि पहले ऑपरेशन स्टिपल चेंज हुआ था, सिक्योरिटी प्रॉब्लम थी, और आज हम यहाँ तक आ गए हैं, समाधान डॉक्ट्रिन। तो स्टिपल चेंज से समाधान तक का पूरा लिख दिया था, 10 मार्कर था, वर्ड्स भी कम थे, तो पॉइंट में लिखे थे सारे,
पॉइंट वाइज, ये स्कीम है, ये स्कीम चल रही है, रोशनी है, SRE है और फलाना सब कुछ। ये तभी होता है जब मैंने पॉइंट्स पहले से लिखे हुए थे एक जगह, क्वेश्चन दिखा और पूरा का पूरा एज इट इज रिप्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि उसमें कुछ करना ही नहीं था, एक्सप्लेन करना था। इकोलॉजी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक करंट, और बाकी के जो बेसिक हैं फाउंडेशन हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो, बाकी का उसको बिल्ड कर लो करंट से। इंटरनल सिक्योरिटी को अच्छे से फोकस करना, साइंस टेक को, क्योंकि इनमें आते हैं 3-3, 4-4 क्वेश्चन उसके, 3-4 क्वेश्चन साइंस एंड टेक के। इकोनॉमिक्स तो पहले से पढ़े ही हैं कॉन्सेप्ट्स, बाकी के थ्योरेटिकल आते हैं, से एग्रीकल्चर हो गया, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, स्कीम्स हो गई, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, इन पे अक्सर कर क्वेश्चन आ ही रहा है हर साल, किसी ना किसी पे स्टार्टअप इंडिया हो गया कि कैसे चल रही हैं, क्या चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये ब्रॉड टॉपिक्स हैं। तो इनको अच्छे से तैयार कर लो, ये प्रीलिम्स से पहले हैं ही रिवाइज कर लो, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रख लो, फैक्चुअल डेटा रख लो कि पहले पॉवर्टी क्या थी, अब क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो क्या चल रहा है, क्यों है, फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम ज़्यादा होता रहता है, क्या वजह है कि 2005 में इतना था अब इतना कम है। तो ये सारी चीज़ें मैक्रो पॉइंट्स, फैक्चुअल, एक तो फैक्ट शीट हो तुम्हारी अलग, मेरी तो अलग थी, मेरी फैक्ट शीट मैंने बना रखी थी, उसमें सारा डेटा था, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और ये वो सब कुछ, क्योंकि डेटा बार बार रिवाइज करते रहो, डेटा याद तो रहता नहीं एक दिन में, और डेटा बहुत जरूरी है, थर्ड पेपर में तो बहुत जरूरी है, जितना ज़्यादा डेटा होगा उतने मार्क्स मिलेंगे। मुझे तो लगता है अभी भी कि मेरे डेटा कम ही रहा होगा, इसलिए मार्क्स कम आए हैं मेरे, 102 हैं इस बार, है ना। एथिक्स तो बहुत आसान लगता है मुझे, एथिक्स की मैंने कभी टेंशन नहीं ली, फिलोसफी ऑप्शनल था, एथिक्स ब्रांच है उसकी। तो फिलोसफी का ये एडवांटेज था कि मैंने एथिक्स को लेक्सिकन पढ़ा, क्योंकि लेक्सिकन सब पढ़ते हैं, तो वो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, सब पढ़ते, मैंने क्यों नहीं पढ़ा, तो लेक्सिकन पढ़ लिया था, बाकी क्लास नोट्स थे, बाकी जो एथिक्स में सबसे ज़रूरी ये है कि जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं ना, जैसे ये है एटीट्यूड फॉर्मेशन, कंट्रोल, क्या क्या हो सकते हैं उसके इम्प्लीकेशंस, अलग अलग तरीके के एटीट्यूड हो सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस है, जैसे वो फाउंडेशनल वैल्यूज दे रखी हैं, इंटीग्रिटी, न्यूट्रलिटी, नॉन पार्टिजनशिप, इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन दो दो लाइन की होती हैं, 2 लाइनर हैं, वो आराम से याद भी हो जाते हैं। उनको सबको मेरे नोट्स थे अलग, नोट्स मेरे सब चीज़ के थे, और नोट्स में बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स में था, उतना ही था जितना कि मुझे हर वक्त याद रखना है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि इसको स्किप कर दूँ उसको कर दूँ, जितना लिखा है वो सब याद करके मेंस में जाना है। 2 लाइनर थे, सारी रट्टा मार रखी थी। मैंने देखा है, मैंने भी 1-2 इंटरव्यू देके कहते हैं कि रोट लर्निंग डजंट वर्क इन यूपीएससी, मुझे कभी नहीं लगा ऐसा। यू नीड टू हैव कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अलॉन्ग विद द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम रोट लर्निंग। लोग इसको कह देते हैं, वो रट्टा बोलने में थोड़ा अजीब सा लगता है, तो वो आई यूज टू रिवाइज अगेन एंड अगेन एंड अगेन, वही रोट लर्निंग होती है, रिवाइज बार बार करना। डिक्शनरी में देखोगे तो वही रोट लर्निंग की डेफिनेशन है। तो वर्ड्स हो सकते हैं कुछ भी, लेकिन रोट लर्निंग वर्क्स अलॉट, क्योंकि उसी के बेसिस पे एनालाइज करते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आती है, उसी से सब कुछ आता है। लेकिन ये नहीं कि फैक्ट्स रट लिए, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कुछ नहीं है। उसके हिसाब से फिर देखो कि मेरे सामने ये फैक्ट्स हैं। इंडिया की पूरी टाइमलाइन देखो कि पॉवर्टी है, जैसे फॉर एग्जांपल कि 1950 में कितनी थी, आज कितनी है, कैसे कैसे कमेटीज आई, कैसे कैसे रिकमेंडेशंस आए, वो सारी चीज़ें, है ना। तो ये सब हो गया। एथिक्स में लेक्सिकन पढ़ी थी, लेक्सिकन ही बहुत है, बाकी सारे आंसर्स लिख सकते हैं। केस स्टडीज़ को अच्छे से देख लेना, बुक्स में है, लेक्सिकन में बहुत सारी, और आती भी हैं वो, उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मेंस में मैंने जैसे 2-3 टेस्ट हैं कुछ, उसके अलावा भी काफ़ी लिखे थे मैंने एथिक्स में प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद मॉक्स हो गए और टेस्ट सीरीज़ भी हो गई जी, मेंस के पेपर हो गए। ऐसे का और बताता हूँ बहुत ब्रीफली कि ऐसे मेरे बहुत कम मार्क्स आते थे। जब सबको मिल रहे थे 150, 155, 160, तो मुझे मिल रहा था 127 फर्स्ट में मिला, 122 सेकंड में मिला। मेरे ऐसे में दिक्कत ये थी कि मेरा जो ऐसे था वो ऐसे कम लगता था, वो लगता था जीएस का आंसर है। 3-4 पार्ट जीएस के आंसर के मैंने मिक्स कर दिए हैं। वर्ड लिमिट हमेशा एक्सीड कर दी थी, 1400 वर्ड्स, 1300 वर्ड्स। इस बार मैंने क्या किया कि मैंने ऐसे लिखे कम, ऐसे पढ़े ज़्यादा अपने, जैसे 5 ऐसे लिखे इस बार मैंने, उनको बार बार पढ़ा मैंने। और जो मुझे गाइड कर रहे थे सर इस साल, उन्होंने भी बहुत ही माइन्यूटली मुझे बताया कि ये करना है, ये नहीं करना है। जैसे इंट्रोडक्शन में, कभी इंट्रोडक्शन वाला डेफिनेशन से स्टार्ट करता था हमेशा, इस बार मैंने कॉन्टेक्स्ट लिखा, थीसिस स्टेटमेंट लिखा, स्कोप लिखा कि क्या करना है मुझे, ऐसे में क्या लिखना है आगे। फिर लॉजिकली इंट्रो के बाद फिर सारी डायमेंशंस बॉडी में लिखी कि क्या क्या हो सकती हैं। कंक्लूजन लिखा कि कंक्लूजन क्या है। बड़े अच्छे से फ्लो में किया। तो इस बार मेरा 122 से 147 आया है, और इस साल ऐसे में मार्क्स काफ़ी कम मिले हैं, 130 अराउंड मिला है एवरेज। तो 147 इज़ ए गुड स्कोर। तो ऐसे में हमेशा याद रखना कि ऐसे इज़ नॉट ए जीएस आंसर, इट टेस्ट योर राइटिंग स्किल्स। तो लिखना है इतना सब कुछ,
फ्लो में होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, सस्टेन्ड डायरेक्शन रहनी चाहिए कि सही चल रहा है ऐसे, फ्लो कहीं टूटना नहीं चाहिए, और प्रॉपर होना चाहिए। इंट्रोडक्शन अलग दिखे, बॉडी अलग दिखे, कंक्लूजन अलग दिखे, ऐसा नहीं कोई तोड़ना है, वो फ्लो में ही ऐसा दिखना चाहिए। और बॉडी में डायमेंशंस भी अलग अलग होनी चाहिए, पैराग्राफ छोटे होने चाहिए। मेरे पैराग्राफ्स बहुत बड़े बड़े होते थे, 3-3 डायमेंशन एक में, क्लमजी हो जाता था बहुत ज़्यादा। तो डायमेंशंस मैंने अब की बार अलग अलग लिखी, बिल्कुल एक एक पैराग्राफ में एक एक, तो उसका इम्प्रूवमेंट हुआ मुझे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे में तो ज़्यादा नहीं है, ऐसे में प्रैक्टिस से आएगा, और अपने आप पढ़ना बार बार। मैंने तो इस बार तो 4-4 बार ऐसे पढ़ा कि कहाँ पे गड़बड़ है, तो पता लगता था खुद को ही कि गड़बड़ हो रही है कहीं पे। हम इसके बाद ऐसे के बाद तो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में कुछ है नहीं, जो पढ़ा है वही है। बाकी का अपना एटीट्यूड है कि कैसा रखना है, पॉजिटिव रखना है, ऑप्टिमिस्टिक रखना है। लास्ट ईयर मुझे इसमें ऐसे में 120, इसमें इंटरव्यू में 129 मिला बस। मुझे रूम में ही पता लग गया था कि मेरा गलत हुआ है, क्योंकि वहाँ पे मैं थोड़ा नेगेटिव हो गया था, क्रिटिकल हो गया था चीज़ों को, और बहुत ही मैंने जर्नलाइजेशंस कर दी, तो वो भी नेगेटिव, तो वो ठीक नहीं था। इस साल थोड़ा इंप्रूव हुआ, अच्छे तो नहीं मिले, 157 मिला है, बट स्टिल बेटर। ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, लग रहा था कि अच्छे आएंगे, 170-175 मिलेगा, बट ठीक है जो मिला है। लेकिन इम्प्रूव हुआ है वो इसी से कि ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव, डोंट क्रिटिसाइज एनीथिंग मच, जितना है थोड़ा बहुत है वो ठीक है लिमिट्स में। तो यही है। टेस्ट सीरीज हो गई। ऑप्शनल जो भी है अपना, जो जिसमें भी इंटरेस्ट है वो अच्छे से करना। ऑप्शनल सबको पता ही है कैसे चूज़ करते हैं, कि कितना टाइम ले रहा है, कुछ जीएस में यूटिलिटी है, मार्क्स कैसे मिल रहे हैं आजकल, मेरा इंटरेस्ट है नहीं है, 4-5 फैक्टर हैं, तो वो सारे देख लेना। और बाकी का कुछ पूछते हैं कि हाउ यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड थ्रू आउट द प्रिपरेशन। मुझे कभी टाइम ही नहीं मिलता था डीमोटिवेट होने का। 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे में सोता था हमेशा, नींद आती अच्छी, तो 7 घंटे रात में, 3 घंटे दिन में, फिक्स है ये मेरा शेड्यूल। तो टाइम बचा नहीं, मम्मी पापा से बात कर ली, भैया दीदी से कर ली, टाइम बचता ही नहीं था। फर्स्ट अटेम्प्ट प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू तो गया, फिर इंटरव्यू बाद फिर प्रीलिम्स, फिर इंटरव्यू मेंस प्रीलिम्स, तो बार बार वही था। तो कभी टाइम ही नहीं मिला सोचने का कि क्या हो रहा है। लगता था कि हर बार पहुंच रहा हूँ, लगता था अब क्यों हो जाएगा, अब क्यों हो जाएगा, अब क्यों हो गया। तो पूरा टाइम ऐसे ही कटता था, और रीज़न भी नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर द गीता श्लोक, द कर्मण्यवाधिकारस्ते कार्यस्ते मा फलेषु कदाचन। यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर रिजल्ट, योर सक्सेस। Just be satisfied with your efforts. Whatever you are doing, you are satisfied that I have done my part, and I don't know beyond this what will happen in future, what will happen with my this attempt. ये सब तो सोचने में एनर्जी वेस्ट करना है, डिमोटिवेट करते हैं, डिफिडेंट बनते हैं इससे कि पता नहीं क्या होगा। जब पता ही नहीं है तो वाई टू थिंक दिस। तो ये है, सिंपल है, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। कुछ फैमिली में हो, जैसे मेरा था, कभी कभी सेल्फ डाउट होने लगती है, कभी कभी होती थी कि पता नहीं 3 अटेम्प्ट हो गए, क्या होगा। सेल्फ डाउट जो होती है, भैया से बात करता था काफ़ी 1-2 घंटे, तो वो भी मुझे यही वो लेक्चर देते थे कि कुछ नहीं है तो बस तूने कर लिया अपना काम, पढ़ लिया, सब अच्छा है, इंटरव्यू तक जा रहा है, कहीं ना कहीं पे कभी ऐसे में नहीं मिल रहा है, कभी इंटरव्यू में नहीं मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगा। तो ऐसे फैमिली में होगा, फ्रेंड हो सकते हैं। तो ये हो गया। बाकी डिसिप्लिन लाइफ, कंसिस्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन होना चाहिए कि हर रोज़ पढ़ना है, हर रोज़ पढ़ना है। मैंने कभी पार्टिंग वार्टिंग, मेरा ना तो कभी शौक रहा है ज़्यादा, ना इंटरेस्ट है, अभी भी नहीं है। इसके बाद भी, रिजल्ट के बाद भी बहुत ही लिमिटेड, ये सारे जितने भी ज़्यादा हैं, शो ऑफ वो ऑफ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा कभी, तो वो करता ही नहीं, बहुत ही टाइम बचता है उससे। और वो फोकस्ड रहते हैं कि ये करना है मुझे, मेरा गोल ये है और यहाँ तक मैं आ गया हूँ, अभी कहाँ जाना है मुझे, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते उससे। बाकी का थोड़ा एक्टिव लाइफ है, थोड़ा बहुत कर लो, जो इंटरेस्ट है, हॉबीज़ हैं, उनसे थोड़ा लगा रहता है कि मैं भी मोटिवेटेड हूँ, अच्छा फील होता है। स्ट्रेस बस्टर होते हैं कि स्ट्रेस नहीं है ज़्यादा। बाकी तो अपना पॉजिटिव रखो। मैं तो पॉजिटिव ऐसे ही रहता था कि मैंने स्वामी विवेकानंद को काफ़ी पढ़ा है, फिलोसफी में गीता को कई बार पढ़ा है, पढ़ता रहता हूँ। जब भी लगता है कुछ नहीं हो रहा तो 3-4 श्लोक पढ़ लो गीता के। मैं तो पढ़ लेता था तो आराम से ठीक है फिर। और हमेशा ऐसा नहीं था कि कुछ इंसोम्निक हो जाते हैं लोग कि समझ नहीं आ रहा करना क्या है। तो ये है कि अपना कर लिया। मेरा तो ये था कि सोते वक्त सोचता था कि अब सो लेता हूँ, उठ के सोचूंगा क्या होगा, अगर सो नहीं पाया तो कुछ होगा नहीं। तो ऐसे अपना एटीट्यूड रखो कि सब ठीक है, सब हो जाएगा, और मैंने अपना पार्ट कर लिया, इतना बचा है मैं इस टाइम में कर लूँगा। टाइमली करते रहो। मेरा डेली का होता था कि आज मुझे इतना पढ़ना है। अगर बाई चांस नहीं हो पाता था, रात को किसी से बात कर लिया, कभी व्हाट्सअप पे टाइम ज़्यादा हो गया, फेसबुक पे हो गया, तो अगले दिन मैं सुबह को उठ के सबसे पहले उसी को बैकलॉग को खत्म करता था कि आज ये हो गया। कभी कभी ऐसे 8 घंटे रोज पढ़ना तो उस दिन 10 घंटे हो गए, क्योंकि पिछले दिन 7 घंटे ही हुए थे। तो ऐसे मेंटेन रखता था। वीकली रखता था कि वीकली मुझे आज इस वीक में पॉलिटी खत्म कर देना है, तो पॉलिटी खत्म करना है हर हाल में।
वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते कि नेक्स्ट कर लूँगा, क्योंकि नेक्स्ट में फिर कोई सब्जेक्ट आएगा वो नहीं हो पाता था। तो बहुत ही सिंपल था मेरा, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ही तगड़ी स्ट्रेटजी थी, कुछ था। थिंग्स आर सिंपल, डोंट मेक देम कॉम्प्लेक्स, कीप देम सिंपल एज दे आर, यही कहूँगा मैं। बाकी तो सब ठीक ही है, टेस्ट सीरीज़ भी सब ठीक हैं। फर्स्ट में मैंने ली थी, सेकंड में जीएस स्कोर ली थी, काफ़ी चीज़ें पता लगी थी। मॉक्स मैंने हर बार लिए हैं जीएस स्कोर में, तो इस बार मॉक्स में भी इंटरव्यू में मुझे मनोज सर ने बताया था, काफ़ी थोड़ा नर्वस था और थोड़ा कैजुअल भी था, तो वो सारी चीज़ें बताई थी कि उन्हें रिमूव करूं। इस बार फिर भी एवरेज मार्क्स मिल गए 157, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे ही अपने गाइड जो भी हो और जो भी मेंटोर हो, तो उनको सबको ठीक से खुद रखना कि ऐसा ना कोई मिसगाइड कर रहा है, कुछ कर रहा है, कोई फैमिली में हो, फ्रेंड हो, अच्छा, तो वो इसी के साथ ठीक है।